हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है उत्पादन फलन तथा एक कारक के प्रतिफल। उत्पादन फलन तथा एक कारक के प्रतिफल। आज इस चैप्टर के अंदर हम कुछ थ्योरी की बात करेंगे और फिर अगले इस वीडियो के बाद में हम करेंगे इसको कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए उत्पादन फलन होता है क्या। सबसे पहले उत्पादन फलन से क्या होता है। उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को किसे बोलते हैं हम? फलनात्मक संबंध को कहते हैं। उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को कहा जाता है। क्लियर है? देखिए अगर हम इसके सूत्र की बात करें, इसको हम सूत्र रूप में लिखें, सूत्र या फिर हम इसको समीकरण, आप कुछ ही बोल सकते हो। हम अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में, एक समीकरण की फॉर्म में लिखें तो क्या होता है, क्यू एक्स बराबर होता है एफ ब्रैकेट में एल और के। क्लियर है? यहाँ पर क्यू का मतलब क्या होता है, वस्तु एक्स का उत्पादन, वस्तु एक्स का उत्पादन। एल का मतलब होता है हमारा श्रम और के का मतलब जो होता है वो होता है हमारा पूंजी या कैपिटल। क्लियर है? तो देखिए हमारी कोई भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें कई सारे आगतों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। उनको हम बेसिकली दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एल यानी लेबर या श्रम, सेकंड होता है हमारा पूंजी या कैपिटल। इसके अंदर भी हमारी कई सारी चीजें जैसे भूमि, पैसा या और मशीनें, सब हमारा पूंजी के अंदर काउंट होता है। जो भी हमारी मेहनत से रिलेटेड होते हैं वो सब हमारे श्रम के अंदर काउंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो इनके फलनात्मक संबंध को इन क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन बोला जाता है। दो एक वस्तु के भौतिक आगत, जो भी हमारे भौतिक आगत हैं, ये हमारे भौतिक आगत होते हैं और ये हमारा वस्तु का उत्पादन होता है। इनके बीच में जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है इसे ही उत्पादन फलन कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए भौतिक आगत और भौतिक उत्पादन होता क्या है, इन दोनों की बात करते हैं। देखिए भौतिक आगत होता क्या है। भौतिक आगत से अभिप्राय होता है वे सभी आगत या वे सभी कारक जो किसी वस्तु के उत्पादन में सहायक होते हो। वे सभी आगत जो एक वस्तु के उत्पादन में सहायता करते हो या फिर उस वस्तु के उत्पादन में जरूरी होते हो, काम आते हो, आवश्यक होते हो, उन्हीं सब वस्तुओं को बोलते हैं भौतिक आगत। क्लियर है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपको कोई भी एक वस्तु बनानी है। जैसे आपको कोई भी एक वस्तु, एक बैग बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक बैग बनाना है। बैग बनाने के लिए आपको किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी? कपड़ा लगेगा, धागा लगेगा, मशीन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, भूमि भी चाहिए और कुछ हमें जो आगत, हमें कोई भी जो वस्तुओं की आवश्यकता होगी इस बैग को बनाने के लिए, यही सब क्या कहलाते हैं? हमारे भौतिक आगत। इन सबको हम क्या बोलते हैं? भौतिक आगत। क्लियर है? तो भौतिक आगत क्या होते हैं? किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं भौतिक आगत। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा भौतिक आगतों की बात। भौतिक उत्पादन क्या होता है? भौतिक आगतों का उपयोग करके, भौतिक आगतों का उपयोग करके जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे ही हम भौतिक उत्पादन बोलते हैं। तो इन वस्तुओं का उत्पादन का उपयोग करके मैंने क्या बनाया? बैग बनाया। तो बैग क्या हुआ? मेरा भौतिक उत्पादन होगा। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सब भौतिक आगत क्या होते हैं, भौतिक उत्पादन क्या होते हैं। तो उत्पादन फलन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन के प्रकार की। देखिए उत्पादन फलन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन, सेकंड जो होता है हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन होता है। पहले तो अल्पकाल का मतलब समझ लीजिए। देखिए अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल समय की वह अवधि होती है, अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसके अंतर्गत कुछ कारक तो हमारे स्थिर होते हैं और कुछ कारक जो होते हैं हमारे परिवर्ती होते हैं। मतलब अल्पकाल के अंदर हम हर एक
उत्पादन के जितने भी हमारे भौतिक आगत थे या जो भौतिक जो कारक होते हैं उनके अंदर परिवर्तन करना संभव नहीं होता। क्लियर है। कुछ कारक हमारे स्थिर होते हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता और कुछ कारक होते हैं हमारे परिवर्ती कारक जिनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या हो जाएगा हमारा? अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन होते हैं जिसके अंतर्गत कुछ कारक तो हमारे स्थिर माने जाते हैं तथा कुछ कारक जो होते हैं हमारे वो परिवर्ती माने जाते हैं। क्लियर है। अगर मैं इसके समीकरण की बात करूं, अगर मैं इसके समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर QX बराबर क्या होता है मेरा? L और K कैपिटल के अंदर K जो होता है हमारा बार पे लगाते हैं। इस K बार का मतलब क्या होता है? देखिए QX का मतलब आपको पता ही है क्या होता है हमारा? उत्पादन, वस्तु X का उत्पादन। L का मतलब होता है श्रम, जिसे हम यहाँ पर परिवर्ती मानते हैं। क्या माना जाता है? जिसे हम यहाँ पर परिवर्ती कारक या परिवर्ती आगत मानते हैं, क्योंकि श्रम के अंदर हम कभी भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। कि जो बार होता है ये होता है हमारा भूमि या पूंजी, इसको आप बोलते हो कैपिटल जो होती है हमारी, और इसे हम स्थिर कारक माना जाता है। यहाँ पर क्या मानते हैं? अल्पकाल के अंदर पूंजी को क्या मानते हैं? स्थिर कारक मानते हैं। क्लियर है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन होता है जिसके अंतर्गत कुछ कारक हमारे परिवर्ती होते हैं तथा कुछ कारक हमारे स्थिर होते हैं। क्लियर है। अगर अल्पकाल के अंदर कभी भी हमें उत्पादन में वृद्धि करनी होती है, अल्पकाल के अंदर हमें कभी भी अपने उत्पादन में वृद्धि करनी है तो हमेशा और हमेशा सिर्फ परिवर्ती कारक में ही परिवर्तन किया जा सकता है। जो हमारे स्थिर कारक होते हैं उनके अंदर परिवर्तन करना संभव नहीं होता। क्लियर है। सिर्फ अल्पकाल में जो भी हमारे परिवर्ती कारक है उनके अंदर ही वृद्धि करके या उनके अंदर ही परिवर्तन करके हम अपने उत्पादन को परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? जिसके अंतर्गत सभी कारक, चाहे वो हमारे श्रम हो या पूंजी हो, दोनों ही कारक परिवर्ती माने जाते हैं। दीर्घकालीन क्या होते हैं? ऐसे उत्पादन फलन जिनके अंतर्गत सभी कारक जितने भी हमारे भौतिक आगत होते हैं सबके सब परिवर्ती होते हैं, उसमें हम हर एक में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके समीकरण की बात अगर की जाए तो QX बराबर FL और K। L का मतलब श्रम होता है, K का मतलब पूंजी होता है, और ये दोनों ही हमारे कैसे होते हैं? परिवर्ती कारक होते हैं। क्लियर है। आप समझ गए होंगे कि परिवर्ती कारक कहाँ पर परिवर्ती कारक और स्थिर कारक दोनों होते हैं, और दीर्घकाल के अंदर हमारे जो दोनों ही होते हैं लेबर और कैपिटल या श्रम और पूंजी दोनों ही हमारे परिवर्ती कारक होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हम बात कर लेते हैं स्थिर कारक और परिवर्ती कारक होते क्या। हमने समझ तो लेकिन ये हमारे अल्पकाल के अंदर ही कुछ स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्ती होते हैं, दीर्घकाल में सारे परिवर्ती होते हैं। अब ये स्थिर कारक और परिवर्ती कारक होते क्या है, इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्थिर कारक देखिए। स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिनको उत्पादन में परिवर्तन के दौरान या उनके साथ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम अपने उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्थिर कारकों के अंदर परिवर्तन करना संभव नहीं होता। क्लियर है। उत्पादन के साथ इन कारकों को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही कम करा जा सकता है। क्लियर है। अब हम बात करें अगर परिवर्ती कारक की, तो देखिए परिवर्ती कारक वे कारक होते हैं जिनमें उत्पादन में परिवर्तन के होने से या जिनमें उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन करना संभव होता है। यानी अर्थात वे कारक जो उत्पादन के साथ साथ बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो उनमें इन परिवर्ती कारकों को हम बढ़ा सकते हैं, अगर उत्पादन को कम करना है तो हम इनको कम कर सकते हैं। इन्हें ही बोलते हैं परिवर्ती कारक। क्लियर है। समझ में आ गया होगा आप सबको कि स्थिर कारक और परिवर्ती कारक होते क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन की। इसकी औसत उत्पादन की, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन की। देखिए ये सब होते हैं। सबसे पहले उत्पादन देख लीजिए। उत्पादन का अर्थात क्या होता है? भौतिक आगतों का उपयोग करने से जो भी वस्तु हमें प्राप्त होती है, जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे ही हम उत्पादन बोलते हैं। अब देखिए कुल उत्पादन होता क्या है। कुल उत्पादन से अभिप्राय होता है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान या उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी परिवर्ती कारक हमारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनके कुल जोड़ को
कुल उत्पादन बोला जाता है। क्लियर रहेगा। देखिए मान लीजिए परिवर्ती कारक की पहली इकाई से जब मैं इकाई एक का करता हूँ तो मेरे पास में जो QX आते हैं वो 10 इकाइयों का उत्पादन होता है। मैंने दूसरी इकाई लगाई, मेरा जो उत्पादन था वो 12 पर पहुंच गया। तीसरी इकाई लगाई 15 हो गया, चौथी इकाई पर 14 हो गया, पांचवी इकाई पर फिर से 10 हो गया। तो अगर मैं अपना कुल उत्पादन निकालूं, क्या निकालूं, कुल उत्पादन निकालूं तो क्या होगा, इन सबको प्लस कर दीजिए। परिवर्ती कारकों की कुल इकाइयों के द्वारा जितने भी परिवर्ती कारक हमने उपयोग करे हैं उन सब की कुल इकाइयों का जो टोटल होता है, इन सब के जो उत्पादन होता है इसके टोटल को, इसके योग को ही क्या बोलते हैं, कुल उत्पादन बोला जाता है। प्लस कीजिए तो 5 और 2 7, 4 11, 1 2 3 4 5 6, तो 61 कुल उत्पादन क्या हुआ मेरा, 61 इकाइयां या 61 यूनिट्स। क्लियर है कुल उत्पादन क्या होता है। अगर अब हम बात करते हैं अपनी सीमांत उत्पादन की, इसकी सीमांत उत्पादन की। देखिए सीमांत उत्पादन होता क्या है, सीमांत उत्पादन से अभिप्राय होता है, सीमांत उत्पादन का मतलब क्या होता है, परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से, परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से जो भी हमारे कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, जो भी हमारे कुल उत्पादन में वृद्धि होती है उसे बोला जाता है सीमांत उत्पादन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 5 इकाई को जब हम 5 इकाइयों का उपयोग करते हैं तो हमारा कुल उत्पादन कितना हो रहा है, 61 रहेगा। यानी कि TP5 का मतलब क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा, जब हम 5 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कितना होता है, 61 होता है। मैंने इसके अंदर एक इकाई और बढ़ा दी मैंने क्या कर दिया, एक इकाई और बढ़ा दी, इसके अंदर एक 6th जो इकाई थी वो भी ऐड कर दी। अब जो मेरा कुल उत्पादन था वो बढ़ करके 68 हो गया। कितना हो गया, 68 हो गया। तो मेरा सीमांत उत्पादन कितना होगा, MP कितना हो जाएगा, TP6 माइनस TP5, यानी 68 माइनस 61 कितना हो गया, 7 इकाई। कितना हो गया, 7 इकाई। तो देखिए सीमांत उत्पादन से अभिप्राय होता क्या है, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्ती कारक में जो एक अतिरिक्त इकाई हम लाते हैं, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एक अतिरिक्त इकाई को लाना परिवर्ती कारक में, जिसकी वजह से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको ही बोला जाता है सीमांत उत्पादन। जितनी भी वृद्धि हुई उसके अंदर, क्लियर है। सीमांत उत्पादन से अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उत्पादन में जो भी वृद्धि आती है, जो भी वृद्धि आती है उसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन बोला जाता है, MP बोला जाता है। क्लियर है। तो MP के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए MP निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TPN माइनस TPN-1। क्लियर है। इसी तरह से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होता है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा MP। क्लियर है। ये हमारे कुछ फॉर्मूले आएंगे जो आपको आगे टेबल बनाने में भी काम आएंगे। अब हम बात करते हैं औसत उत्पादन की। औसत उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन से अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए परिवर्ती कारकों की प्रति इकाई उत्पादन से होता है। औसत उत्पादन से अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किए गए परिवर्ती कारक, जो भी हमारे परिवर्ती कारक थे उनकी प्रति इकाई उत्पादन से होता है औसत उत्पादन। देखिए औसत उत्पादन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, AP बराबर TP/L। TP का मतलब यहाँ पर होता है कुल उत्पादन, और L का जो मतलब होता है वो हम श्रम के लिए बात करते हैं। ये कौन से होते हैं, हमारे परिवर्ती कारक। क्लियर है, कैसे होते हैं, हमारे परिवर्ती कारक होते हैं जो हमारा L होता है। अगर मैं इसमें एग्जांपल से देखिए 5 इकाई का उपयोग करने से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 61 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपना औसत उत्पादन निकालूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 61/5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, कितने बचे यहाँ पर, 11 2 और 5। ये क्या हो गया, मेरा औसत उत्पादन हो गया 12.5। कितना हो गया, 12.5। ये क्या हो गया, मेरा औसत उत्पादन या AP। समझ में आ गया आप सबको कि कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन होता क्या है।
किस तरह से निकाला जाता है सबके फॉर्मूलेज, टीपी निकालने का फॉर्मूला, एमपी निकालने का, ये एपी निकालने का। देखिए एपी से हमारा एक और फॉर्मूला बनता है टीपी निकालने का, टीपी इक्वल टू क्या होता है, एपी मल्टीप्लाई में एल, एपी मल्टीप्लाई में एल। यहाँ पर जो ये एल है इधर जाकर मल्टीप्लाई में, और टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एपी इक्वल टू एल। ये हमारा टीपी निकालने का अगर एमपी दे रखा हो तो सिग्मा एमपी हमारा टीपी कहलाता है एल। क्लियर रहेगा। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अब हमें करना है टीपी तथा एमपी के मध्य संबंध स्थापित करना है, यानी कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के मध्य संबंधों को स्थापित करना है कि वो एक दूसरे से किस तरह संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल और एक ग्राफ के माध्यम से, आप ज़्यादा समझ में आएगा, एक टेबल और ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से किस तरह से संबंधित होते हैं। तो देखिए भूमि हमारा, ये भूमि जो है हमारे स्थिर कारक होंगे जिनके अंदर परिवर्तन संभव नहीं है। श्रम हमारे परिवर्ती कारक है जिनमें हम उत्पादन के साथ साथ परिवर्तन कर सकते हैं। टीपी हमारा कुल उत्पादन, एमपी हमारा सीमांत उत्पादन। तो देखिए भूमि की एक इकाई, श्रम की भी एक ही इकाई जब मैं लेता हूँ तो मेरा जो टीपी होता है वो 2 इकाइयों का होता है। हम एक टेबल बना लेते हैं, भूमि की एक ही इकाई, श्रम की इकाई मैंने बढ़ा दी, 1 से 2 कर दी, तो मेरा कुल उत्पादन भी बढ़ जाएगा। कुल उत्पादन बढ़ करके 5 हो गया। श्रम की एक ही इकाई है, भूमि की एक ही इकाई है, श्रम की मैंने एक इकाई और बढ़ा दी, 2 से 3 पर आ गया, तो मेरा कुल उत्पादन और बढ़ जाएगा, 5 से 9 हो गया। फिर से मैंने एक और इकाई बढ़ा दी तो मेरा कुल उत्पादन फिर से बढ़ गया, 12 हो गया। फिर से मैंने एक और इकाई बढ़ा दी, 5 कर दिया, तो मेरा कुल उत्पादन फिर से बढ़ गया। फिर से मैंने एक और इकाई बढ़ा दी, कुल उत्पादन मेरा फिर से बढ़ गया। एक और इकाई बढ़ा दी, मेरा कुल उत्पादन अब की बार बढ़ा नहीं, सेम ही रहेगा, और कुल एक और बढ़ाने के बाद में अब की बार क्या हुआ, मेरा कुल उत्पादन बढ़ने की जगह और घट गया, बढ़ने की जगह घट गया। अभी हम इसके कारणों की बात करेंगे कि इस तरह से क्यों घटता बढ़ता है। तो आप पहले टेबल बनानी सीख लीजिए एक बार कि बनानी किस तरह से होगी। अब हम बात करते हैं अपने एमपी की। देखिए एमपी कैसे निकला। एमपी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है हमारा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। क्लियर है, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो देखिए अपना एमपी निकालिए। देखिए 2, इससे ऊपर तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो यहाँ पर एमपी भी कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एमपी जो निकलना शुरू होता है वो हमारा पहली इकाई से निकलना शुरू होता है। किससे, एक इकाई से निकलना शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पर श्रम की 0 इकाई लेता तो उस पॉइंट पर एमपी नहीं निकलता। यहाँ पर हम एमपी के लिए क्या यूज करते हैं, डैश लगा देते हैं इस तरह से। 0 इकाई पर एमपी कभी नहीं निकलता है। यहाँ पर एक इकाई ली थी इसलिए मैंने इधर एमपी लिख दिया है, क्योंकि 0 इकाई पर मेरा जो कुल उत्पादन होगा वो भी 0 ही होगा। जब मैं श्रम को इस्तेमाल नहीं करूंगा तो उत्पादन भी 0 ही होगा। क्लियर है। तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर एमपी कितना निकलेगा, 5 में से 2 को घटाया कितना हो गया, 3। 9 में से 5 को घटाया 4, यहाँ पर 3, अगेन फिर 2, फिर उसके बाद में 1, अब 0, और उसके बाद में -1। क्लियर है। समझ में होगा आप सबको कि एमपी हम किस तरह से निकालते हैं। नीचे वाली इकाई से ऊपर वाली इकाई को माइनस करके हमारा क्या निकल जाता है, एमपी निकल जाता है। क्लियर है। अब एक टेबल बनाते हैं, अब एक ग्राफ बना करके देखते हैं। ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि एमपी और जो टीपी होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। अपने ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए ग्राफ हमारा किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे अपना टीपी का ग्राफ, टीपी का जो वक्र बनेगा, और यहाँ पर बनाएंगे अपना एमपी का वक्र। ठीक है, टीपी का वक्र हमारा किस तरह से बनेगा, ये होता है हमारा टीपी का वक्र। टीपी का वक्र जो होता है, पहले वो एकदम बढ़ती इकाई से इस तरह से जे कर्व आता है, उसके बाद में वो थोड़ा सा झुकना शुरू होता है, एक पॉइंट में मैक्सिमम जाने के बाद में नीचे गिरता है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका देख लीजिएगा। तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसका जे कर्व एकदम जो हमारा टीपी कर्व होता है वो कुछ इस तरह से उठता है ऊपर की तरफ, और उसके बाद में इधर से वो डाउन होता है और फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू होता है। इसे बोलते हैं अपना टीपी कर्व। क्लियर है कि जैसे हॉकी स्टिक होती है ना, कि वो पहले एकदम से सीधी उठती है और उसके बाद में उसके अंदर हम इस तरह से घुमाव देंगे और वो नीचे की तरफ टर्न करना शुरू करेगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा टीपी कर्व। आप अगर इनके पॉइंट्स को मिलाकर के बनाओगे तब भी हमारा कर्व इस तरह से बनेगा। हमें एक रफ डायग्राम बनाना है, तो इतना ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर पॉइंट्स लिखे और उनको फिर शो करें।
अब हम बात करते हैं अपने एमपी कर्व की। देखिए एमपी कर्व हमारा किस तरह से बनता है। एमपी देखिए सबसे पहले ये बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में घटना शुरू होगा। तो पहले हमारा एमपी जो है वो बढ़ेगा, उसके बाद में घटना शुरू होगा। एमपी हमारा 2 से स्टार्ट होकर के पहले बढ़ रहा है, वो देखिए ये बढ़ा हमारा एमपी, और उसके बाद में वो क्या होता है हमारा घटना शुरू होता है, और घटते घटते का नेगेटिव तक चला जाता है। ये क्या हमारा एमपी का ग्राफ है, ये हमारा एमपी का ग्राफ। पहले वो बढ़ता है, एक रेट पे बढ़ता है, उसके बाद में वो घटना शुरू हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सबको टीपी और एमपी का ग्राफ कैसे बनाना है। हमारा टीपी का जो ग्राफ होता है पहले जे कर्व का होता है, उसके बाद में वो डाउन आना शुरू होता है, झुकते हुए और फिर नीचे की तरफ आना शुरू होता है एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद में। एमपी का ग्राफ का होता है पहले ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसके बाद में वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है कंटिन्यू, और नेगेटिव तक चला जाता है हमारा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनके बीच संबंधों की। तो संबंधों से पहले आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। देखिए इस टेबल के अंदर ना हमारी 3 स्टेजेस बन रही हैं अलग अलग। कौन कौन सी स्टेज है हमारी। एक स्टेज हमारी ये जहाँ पर एमपी हमारा बढ़ रहा है, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ रहा है। इसे जब भी हमारा एमपी बढ़ता है, जब भी हमारा एमपी बढ़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कारक के बढ़ते प्रतिफल। कारक के बढ़ते प्रतिफल मतलब हर बार हमें जो रिजल्ट मिलता है ना पहले से बेटर मिलता है। ठीक है, कारक को इस्तेमाल करने से हर बार जो हमारा रिजल्ट होता है पहले से बेटर होता है, कारक के बढ़ते प्रतिफल। उसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेज है वो क्या हमारी है, घटती हुई आ रही है कि घटती हुई आ रही है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 पर आ जाती है कि जो हमारी, तो ये 1 तक की जो स्टेज है हमारी, यहाँ पर जहाँ तक हमारा धनात्मक होता है एमपी, ये होगी हमारी सेकेंड स्टेज। या फिर आप इसको 0 तक ले लीजिए चाहे, ठीक है ना, 0 तक की। ये क्या होती है हमारी, कारक के घटते प्रतिफल। और 0 से -1 ये क्या होते हैं हमारे कारक के ऋणात्मक प्रतिफल। तो हमारी कुछ 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज क्या हमारी कारक के बढ़ते प्रतिफल, सेकंड है हमारी कारक के घटते प्रतिफल, और थर्ड क्या होती है हमारी कारक के ऋणात्मक प्रतिफल। जो हमारा टीपी जो ग्राफ होता है वो भी कुछ इसी तरह से बनता है। देखिए फर्स्ट स्टेज के अंदर जो टीपी का ग्राफ होता है उसके अंदर बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी जाती है, मतलब वो क्या होता है हमारा जे कर्व से बनता है। इस पॉइंट तक जाने के बाद में वो अपना नीचे की तरफ आता है, और देखिए इस पॉइंट पर जो हमारा एमपी होता है वो बिल्कुल मैक्सिमम होता है। आपने ध्यान देगा, देखो यहाँ तक हमारा जो जेपी कर्व है वो ऊपर की तरफ एकदम तेजी से बढ़ रहा है, और जब आप उसको नीचे लाइन से मिलाओगे तो टीपी जो होगा हमारा मैक्सिमम पे होगा। ये देखिए हमारा जो जेपी है वो यहाँ, टीपी हमारा यहाँ तक बढ़ रहा है, 2 से 5, 3 की वृद्धि, उसके बाद में 4 की वृद्धि, और यहाँ पर एमपी भी कितना हमारा मैक्सिमम इसी पॉइंट पर है। 9 के बाद में फिर वो घटना शुरू हो गया, 3 की वृद्धि हो गई इसके अंदर। तो जब तक हमारा जो एमपी होता है जिस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम होता है, तब तक टीपी जो होता है हमारा बढ़ती दर से बढ़ता है। ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपनी स्टेज 2 की। स्टेज 2 हमारी कहाँ तक जाती है, जहाँ तक एमपी हमारा 0 होता है और टीपी क्या होता है हमारा मैक्सिमम होता है। टीपी हमारा मैक्सिमम कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। एमपी हमारा 0 है, देखिए यहाँ से लाइन मिलाइए, इस पॉइंट पर आकर के मिलेगा। ये होती है हमारी स्टेज 2, और इसके बाद में क्या आती है हमारी स्टेज 3 आती है। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, टीपी हमारा स्टेज 2 के अंदर बढ़ता है, लेकिन किस दर से बढ़ता है, घटती हुई दर से बढ़ता है। देखिए 9 से 12 3 की वृद्धि, फिर 12 से 14 2 की वृद्धि, 14 से 15 1 की वृद्धि, 15 से 0, 15 से 15 0, मतलब कोई वृद्धि नहीं है कि मैक्सिमम तक। स्टेज 3 के अंदर जो होता है टीपी हमारा गिरना शुरू होता है, 15 से 14 पर आ जाता है, और इसे बोलते हैं कारक के ऋणात्मक प्रतिफल, जहाँ पर एमपी के हमारा ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इनके ग्राफ बनाया किस तरह से जाता है, कौन कौन सी हमारी स्टेजेस होती है। पहली स्टेज के अंदर जो टीपी होता है हमारा बढ़ती दर से बढ़ता है, यहाँ पर जो हमारा ग्राफ होता है वो टीपी का एकदम जे कर्व की तरह ऊपर की तरफ उठता हुआ जाता है। स्टेज 2 के अंदर हमारा ग्राफ टीपी जो है हमारा बढ़ता है, लेकिन किस तरह से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। और स्टेज 3 के अंदर टीपी हमारा गिरना शुरू हो जाता है। अगर हम एमपी की ग्राफ की बात करें तो स्टेज 1 के अंदर एमपी जो होता है हमारा बढ़ता है, स्टेज 2 के अंदर आकर के एमपी हमारा गिरना शुरू हो जाता है लेकिन धनात्मक होता है, और स्टेज 3 के अंदर आकर के एमपी जो होता है हमारा ऋणात्मक हो जाता है। क्लियर है। ये हमारी 3 स्टेजेस आएंगी, ये टेबल आएगी आपकी, इधर आपका ग्राफ आएगा। समझ में आ गया होगा आप सबको कि किस तरह से इसका टेबल
और ग्राफ बनाना है। अब हम बात करते हैं इनके संबंधों को आप लिखोगे किस तरह से। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए। देखिए मैं इनके संबंधों की बात करें तो पहला संबंध टीपी बराबर क्या होता है, सिग्मा एमपी सेकेंड। जब एमपी बढ़ता है तब टीपी देखिए अब इनके बारे में कुछ संबंध देंगे, इन दोनों के संबंध। देखिए फर्स्ट क्या होता है, टीपी बराबर सिग्मा एमपी होता है। आप सबको पता है, हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है कि टीपी क्या होता है, एमपी का जो टोटल होता है उसे हम टीपी बोलते हैं। सेकंड क्या होता है, जब टीपी बढ़ता है, जब तक हमारा टीपी बढ़ रहा होता है। देखिए ये वाली स्टेज जो है, जब तक हमारा टीपी बढ़ रहा होता है, जब तक हमारा एमपी बढ़ रहा होता है, टीपी जो होता है हमारा बढ़ती दर से बढ़ता है। देखिए इसका कर्व एकदम जे कर्व होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। जब एमपी बढ़ता है तब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। उसके बाद में क्या होता है, जब एमपी घटता है, जब हमारा एमपी घटना स्टार्ट हुआ, जब हमारा एमपी घटना स्टार्ट हुआ तो टीपी हमारा घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। आप टेबल के अंदर भी ध्यान से देखना, जब हमारा टीपी घटता है तो हमारा जो एमपी है जो हमारा टीपी है वो घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद में जब एमपी हमारा ऋणात्मक होता है, जब हमारा एमपी ऋणात्मक हो जाता है तो टीपी क्या होता है, हमारा गिरना शुरू हो जाता है। आप इसके अंदर एक और ऐड कर सकते हो, वो क्या होता है हमारा, देखिए फिफ्थ, जब एमपी बराबर 0 होता है, जब हमारा एमपी शून्य हो जाता है, जब हमारा एमपी शून्य होता है तब जो टीपी होता है हमारा अधिकतम होता है। जब एमपी हमारा 0 हो जाता है तो टीपी क्या होता है, हमारा अधिकतम होता है उस पॉइंट पर। क्लियर है? आप सबको समझ में आ गया होगा टीपी तथा एमपी के मध्य संबंध कैसे स्थापित किए जाते हैं, क्या होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे कि जो टीपी होता है वो हमारा इन 3 स्टेजों की तरफ चलता क्यों, मतलब पहले वो बढ़ती दर से क्यों बढ़ता है, उसके बाद घटती दर से क्यों बढ़ता है और फिर ये घटना शुरू क्यों होता है। ये सब हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। एपी तथा एमपी के मध्य संबंध किस तरह से स्थापित किए जाते हैं वो भी, और फिर इनके कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्लियर है? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी का क्वेश्चन आए ना आए बट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर इसी चैप्टर से। क्लियर है? तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे, इससे रिलेटेड टीपी और एमपी से रिलेटेड किस तरह से निकाले जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू।